दोस्तों, मैं हूँ रणधीर सेंगर लेकर आ गया हूँ फिर आपके सामने बॉलीवुड से जुड़े हुए कुछ गरमा-गरम खबरें। इस वीडियो में पूरा का पूरा वीडियो में कुछ बॉलीवुड से जुड़े हुए खबर जो आपके चहेते स्टार के हैं, फ़िल्में जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं और कुछ गॉसिप्स के बारे में भी बताऊँगा और कोशिश करूँगा 1-2 जो टॉप ट्रेंडिंग जो मतलब पॉलिटिक्स का न्यूज़ है या वर्ल्ड में जो ट्रेंड कर रहा है उसके बारे में भी इसमें ज़िक्र करूँ। तो वीडियो होगा लंबा, बने रहिए पूरा का पूरा वीडियो देखिए, बहुत मज़ेदार होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं, पहले जाट 2 से ही शुरू कर लेते हैं। सनी पाजी के फैन्स लोग जाट का इंतज़ार कर रहे होंगे, जाट 2 मूवी का। वो तो काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं, जब जाट आई थी और वो मैं तो मानता हूँ कि हिट मूवी थी और अभी थिएटर में चल ही रही थी तभी उसका अनाउंसमेंट हो गया था। मतलब मेकर की तरफ से, मैत्री मूवी मेकर्स की तरफ से कि जाट 2 का पोस्टर भी रिलीज़ कर दिया था। तब से फैन्स इंतज़ार कर रहे थे कि भाई सनी पाजी की ये मूवी आएगी कब? तो अब सनी पाजी जो एक पोस्ट उन्होंने डाला, ये आप देखेंगे सोशल मीडिया पे अपने एक अकाउंट से पोस्ट डाला था सनी पाजी ने और उसने अपने इस फ़िल्म के साथ उन्होंने अनाउंसमेंट के साथ ही इसको पब्लिक के साथ शेयर किया था और बताया था कि ये मूवी कब आएगी, क्या आएगी? इसके बारे में लेकिन एक चीज़ ये हो गया कि पहले ये सनी पाजी ना इस जब इन्होंने पोस्ट किया तो ट्रोल भी होने लगे। पहले मैं बताता हूँ कि जाट को उन्होंने जब पोस्ट किया तो क्या लिखा था, जाट की रिलीज़ का कोई 1 साल हो गया है, इस अंदाज़े उन्होंने एक टीज़र डाला था जाट का शॉर्ट्स है, आप देखेंगे तो जाके उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पे देख सकते हैं, आई एम सनी देओल। उन्होंने रणदीप हुड्डा को भी टैग किया था। और जो जाट में फाइट सीक्वेंस है उसको टीज़र एक छोटा-मोटा डाला था। जाट की रिलीज़ को 1 साल हो गए हैं, क्या शानदार सफ़र रहा फ़िल्म की शूटिंग के दौरान हमने जो मस्ती, एक्शन और मस्ती की वो आज भी याद है सेट पर हर दिन ऊर्जा, जोश और जाट की उस ख़ास भावनाओं से भरा था, वाक़ई सबसे सुखद अनुभव में से एक था। गोपीचंद मैलानी को उनके विज़न और दुनिया को उनकी दमदार तरीके से जीवंत करने बहुत-बहुत धन्यवाद और इस तरह से शुभकामनाएँ दी एक्टर को, रणदीप हुड्डा, विनीत कुमार को और जाट टू चल रहा है। जो उन्होंने इसमें टैगिंग किया ना, उसमें गोपीचंद मैलानी को जो टैगिंग किया, वो गलत टैगिंग कर गए जिसकी वज़ह से वो काफ़ी ट्रोल होने लगे और देखिए अब कई बार हो जाता है गलतियाँ मिस्टेक हो जाता है तो उसके लिए वो काफ़ी ट्रोल हो रहे हैं। लेकिन इसका अच्छा पक्ष ये है कि जाट 2 आ रही है और जाट 2 बनेगी, इसके ऊपर एक बड़ा ब्रेक थ्रू दिया। उन्होंने ये भी आगे लिखा कि बहुत जल्दी जो दूसरा इसका जो फ़िल्म की झलकियाँ है, वो मीडिया में शेयर किया जाएगा। अब शूट हो गया है, नहीं हुआ है, वो तो नहीं जानते, लेकिन जो पिंक विला का रिपोर्ट है, उसके हिसाब से जाट 2 का दूसरा पार्ट ऐलान तो किया, लेकिन जाट की कुछ झलकियाँ जो है शेयर किया, लेकिन उन्होंने बोला कि जाट की रिलीज़ को 1 साल हुआ है। और उन्होंने बोला कि जो इसका जो टीज़र है, वो हम बहुत जल्द इसका जो एक छोटा-मोटा झलकिया है, वो जल्द ही यह लिखा है कि जल्द ही फ़िल्म से जुड़ी पहली झलक भी जल्द ही देखने को मिल जाएगी। 10 अप्रैल को जाट आया था, तो 1 साल पूरा होने पर लिखा था उन्होंने। ये सनी पाजी की न्यूज़ थी। अब आते हैं इसके साथ ही दूसरा न्यूज़ आप लोगों को बता देता हूँ, एक पॉलिटिक्स का। अब पॉलिटिक्स का न्यूज़ ये है कि आप जानते हैं कि मिडल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और अब ये नहीं बोल सकता है कि ईरान, इज़राइल और यूएस के बीच में। इसमें काफ़ी मिडल ईस्ट के कंट्री जो लपेटे में आ गए हैं। कभी उसका शिफ्टिंग होता है तो न्यूक्लियर जो होता है, जो यूरेनियम के ऊपर होता है। कभी जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है उसके ऊपर फ़ोकस हो जाता है और कई बार अलग-अलग होते हैं। अब लंबी कहानी है वो तो मैं मोटा-मोटी बता दूँ कि एक जो बहुत दिनों से लोग सीज़फायर का पूरे वर्ल्ड में लोग इंतज़ार कर रहे थे कि भाई कहीं न कहीं अब लड़ाई काफ़ी दिन हो गए, 35-36 दिन हो गए, 39 दिन हो गए तो लड़ाई बंद होना चाहिए। तो अब पाकिस्तान में क्योंकि आप जानते हैं कई जगह मतलब दोनों किसी ईरान का किसी से नहीं बनता तो कहीं यूएस का इजराइल का नहीं बनता, इसलिए एक ऐसा जगह आ गया पाकिस्तान जहां पे दोनों आदमी की मीटिंग होनी थी। पहले था कि ईरान और इजराइल जेडी वंश वगैरह आए, उनके ईरान के प्रमुख लोग आए, लेकिन बाद में ईरान ने मना कर दिया। ईरान ने मना कर दिया लेकिन बाद में फिर हुआ कि नहीं वो आ रहे हैं तो उधर के लोग भी आए, इधर के लिए आए, लेकिन अब आ रहा है कि 21 घंटे बात हुई जेडी वंश की, लेकिन वो भी निरर्थक रहा क्योंकि जो जिस मसौदे पर बात करना चाहते थे जेडी वंश, वो ईरान को स्वीकार्य नहीं था। तो मिला-जुला के देखेंगे तो
वो पूरी तरह से एक तरह से देखा जाए तो ये एक बातचीत फेल हो गया। मैं पहले से भी जानता था कि बातचीत फेल होगा, कि ईरान के कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स थे जहाँ पे अमेरिका नहीं मानेगा, और अमेरिका मान भी जाए तो इज़राइल तो नहीं मानेगा। आप देखिए इनका जो बातचीत चल रहा है उसके बावजूद भी वो लेबनान पे अटैक किया, लेबनान पे इतने मिसाइल मार दिए, मतलब कई इलाकों में मारा इनके बातचीत के दौरान ही। कम से कम 200 से 300 लोग उसमें मारे गए। तो वो मानने वाला नहीं है। अब ये कितना मानते हैं, नहीं मानते, वो तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। अब एक और है कि मुकेश खन्ना और समय रैना के बीच में एक जो बोलते हैं ना कि एक फाइट जो है, वो एस्केलेट हो गया है। अब आप जानते हैं कि समय रैना जो एक चलाते थे इंडिया गॉट टैलेंटेड, जिसमें उन्होंने कंट्रोवर्शियल कुछ इतने गंदे-गंदे, और पूरा मैं तो वही मानता हूँ, आज लोग कई लोग समय रैना के भक्त हो गए हैं, पता नहीं क्यों? क्योंकि ऐसे जो होते हैं ना, जो जिनको होता है कि भई कैसे न्यूज़ में बने रहना है, तो वो जानते हैं। और कुछ लोग क्यों इनको सपोर्ट करते हैं, पता नहीं मेरे। तो उस समय जो लोग विरोध कर रहे थे, इस समय वो जो कि कश्मीरी पंडित को लेकर एक बात बोल दिया, क्योंकि उसको पता है कि कैसे हमें, मैं इतने सालों के बाद आ रहा हूँ, तो कैसे अपने को पीड़ित भी मत दिखाऊँ, और कैसे मैं दिखाऊँ जब मैं फाइट करके बैक कर रहा हूँ, मेरे फैमिली कैसे मेरे साथ खड़ी है। आप पूरा इंटरव्यू देखेंगे तो इसी तरह का सुतियापे के साथ भरा हुआ है। अमिताभ बच्चन को कुछ बोलेगा, पहले कुछ और छोटे-छोटे, ये सब क्या होता है ना कि जब कोई बड़ा एक्टर होता है ना, तो उनको पीठ पीछे बोलते हैं मंच पे। जैसे वो उसके आएगा तो उसका जूता उठा के सर पे रख लेते हैं। ऐसे लोग ऐसे ही होते हैं, क्योंकि नाम भी तो चाहिए ना। अभी आपने देखा होगा दिन भर राहुल गांधी मोदी जी को उल्टा-सीधा बोलता रहता है। अभी-अभी गए थे ज्योतिबा फुले के उस पे, उनका जयंती पे गए थे, तो कैसे वो खड़ा था लाइन में उनके साथ, और किस तरह से बातें कर रहे हो सकता है कि लोग बोले क्या पूछ रहे हैं? वो चूँकि सोनिया गांधी का तबीयत खराब है तो उसके बारे में पूछे होंगे, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। तो ये कुछ लोग न्यूज़ में रहने के लिए ऐसे करते रहते हैं। अब चूँकि वो कई सालों 2-3 साल के बाद आ रहा है, तो उसको तो ये सब करना ही था। ये कि मेरी माँ मेरे साथ खड़ी है, मैं बहुत झेला इन सब से, और कश्मीरी पंडित कैसे झेलते रहे, और कुछ लोग लग गए कि नहीं, नहीं, नहीं अच्छा किया। कश्मीरी पंडित इसलिए नहीं लड़े क्योंकि मतलब उस समय वो खतरे में पड़ जाते हैं। बस बताइए, खतरे से पड़ने के लिए लड़ाई नहीं लड़ते तो आप, कई लोगों ने दिया कि 120 बहादुर कैसे लड़ते? आप जो सिख समुदाय के लोग ही लड़े, जो जो अपना बंदा बैरागी थे उनके सामने मुगलों की कितना सेना थी। जो गुरु गोविंद सिंह जी थे उनके सामने कितनी सेना थी। जहाँ पे वो बोले थे कि एक लड़ावा और लाख से कितना लड़ना है, वो मुझे याद नहीं आ रहा है, और चिड़िया से मैं बाज लड़ा हूँ, ऐसा कुछ था उनका। इस तरह का उनका था। तो ऐसे तो कुछ लड़ते नहीं, ऐसे आज आपको कितने एग्ज़ाम्पल मिल जाएँगे जहाँ पे वो लोग बड़े-बड़े लोगों से, मतलब छोटी-छोटी सेना लेकर लोग रहे। सारागाई की लड़ाई आप लोगों को पता ही होगा कि कितने लोग थे और कितने लोगों से लड़े। तो ये सब अब वो बोल-बोल के, और इसके लिए लोग एक, तो उसको पता है कि आजकल मतलब कश्मीरी पंडित को लेकर, कश्मीरी हिंदू को लेकर काफ़ी एक, पहले नहीं था, लेकिन जब से मोदी जी की सरकार बनी है कि हिंदू लोग लामबंद हो रहे हैं, तो उसको फ़ायदा उठाना था उस चीज़ को। तो अब वो ये बोलते-बोलते ये भी बोल गया कि मैंने, जो मुकेश खन्ना है, उसने बोला कि मेरे को बोल रहे थे, हाल ही मतलब ये बोला कि उन्होंने उसने बोला कि 20 मिलियन लोग देख चुके हैं, और हाँ, मुकेश खन्ना का मज़ाक उड़ाया, बोला कि शक्तिमान कह रहा था, क्या असर पड़ेगा ऐसे कंटेंट का बच्चों पर? बच्चों का क्या होगा? ये कंटेंट देखकर, अब मुझे नहीं पता आप लोगों में कितने लोग शक्तिमान के दौर में टीवी देखते हैं। हर अगले महीने न्यूज़ आती थी कि कोई बच्चा शक्तिमान देखकर बिल्डिंग से कूद गया। तूने बच्चे मारे हैं भाई, तूने क्या मोरल हाई ग्राउंड लेकर बैठा है शक्तिमान। अब ये मतलब ये तो जानबूझ के मतलब बोलने वाला, कोई सीरियल ही नहीं बनाया फिर तो। अब बोलेगा क्रिस क्यों बनाया? क्रिस देख के लोग छत पे चढ़े गए। तो मुकेश खन्ना ने लिखा है, कुत्ते की दुम टेढ़ी रहती है, उसे लाख शीशों में रख दो, बाहर निकालो फिर भी टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। सहमे रहना की भी एक दुम है, कितना भी मारो सीधा करो वो वापस टेढ़ी हो जाती है, क्योंकि वो सीधा साधा प्राणी नहीं है, जो एक रो रोस्टेड प्राणी है। गंदगी की आग में जलाया हुआ पकाया हुआ पूरे देश ने लताड़ा मारा, फिर आ गया बेशर्मों की तरह मार खाने। अब एक ही चीज बाकी है, उसका मुंह काला कर गद्दे पर बिठाकर देश भर के शहरों में, गलियों में उसकी परेड करानी चाहिए, जहां बच्चे उसको अंडे टमाटर मारे, उसके ऊपर सुपर हीरो शक्तिमान का अपमान किया। इस तरह से उन्होंने मुकेश खन्ना ने भी बोला। तो वो ऐसा बंदा है कि इसको किसी तरह से
न्यूज़ में रहने के लिए वो कहता रहा। उसने कपिल शर्मा को भी सलाह दिया। खुद मेरे अगले एपिसोड में आने वाले थे और मुझसे मैसेज करके कहा कि मुझे तुम्हारा शो पसंद है, मैं उसका फैन हूँ, क्या टाइमिंग है। तो इस तरह से वो लोग न्यूज़ में रहने के लिए इस तरह की बातें करते रहते हैं। इसी के साथ एक और है कि यासीन मलिक को आप जानते ही होंगे। उसने एक बहुत बड़ा खुलासा भी किया। खुलासा क्या किया कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लेकर एक सनसनीखेज दावा किया कि उन्होंने कहा कि 2006 में पाकिस्तान में 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद से मुलाकात की थी और ये मुलाकात जो है व्यक्तिगत नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान के साथ गुप्त शांति प्रक्रिया के तहत वरिष्ठ भारतीय खुफिया अधिकारियों के अनुरोध पर हुई थी। 2005 में कश्मीर में विनाशकारी भूकंप आया था, उसके बाद वो पाकिस्तान जाने की तैयारी करता है कि आईबी के तत्कालीन विशेष निदेशक वी के जोशी ने दिल्ली में उससे मिले और मल्ली ने उसके बताया कि पाकिस्तान यात्रा का पूरा लाभ उठाने का अनुरोध किया और इस यात्रा से भारत को फायदा पहुंचे ये बताया। उसने बताया कि पाकिस्तान के कई नेताओं सही हाफिज सईद आतंकवादी हस्तियों के साथ बातचीत करने को कहा और प्रधानमंत्री सिंह के साथ शांति प्रयासों का समर्थन किया जा सके। ये बहुत बड़ा एक सनसनीखेज दावा है जो यासीन मलिक ने किया है। तो कहने का क्या मतलब है कि ऐसे लोग कुछ भी बोल के मतलब आपको मतलब पहले का अगर निकलने लगे ये सब चीजें तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की अपने देश में पॉलिटिक्स होती थी कश्मीर समस्या के लेकर और जो कांग्रेस थी कितनी सीरियस थी। अब एक और चीज है जो जो आपने आजकल जानते हैं लाइमलाइट में रहती हैं ऐसे ही तमन्ना भाटिया फिल्म हो ना हो लाइमलाइट में रहना है तो कुछ ना कुछ बोलते रहना। उन्होंने बोला कि मुझे जिस तरह से काम मिलना चाहिए मुझे साउथ में बहुत काम मिला 21 साल के करियर में मैंने काफ़ी अच्छा काम किया है फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी साउथ इंडियन फिल्मों में काफ़ी बॉलीवुड से ज़्यादा मुझे काम दिया। तो इस तरह की बातें करके कई बार वो न्यूज़ में रहते हैं ऐसे लोग। एक और है कि धुरंधर जानते हैं बॉक्स ऑफिस पे इस समय धमाल मचा रही है और अभी तक का जो रिपोर्ट है 1700 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस कर चुकी है वर्ल्ड वाइड में और इंडिया नेट में 1100 करोड़ के आसपास है। लेकिन इसके साथ ही उसका जो गाना है ओए ओए जो त्रिदेव के फिल्म का है तिरछी टोपी वाले का उसको उनके जो मेकर्स हैं उन्होंने इसको कोर्ट में लेके गए। उन्होंने बताया कि इस गाने को बिना इजाजत के उन्होंने अपने गाने फिल्म में यूज किया है। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में बोला दोनों को बुलाया और मामला को सुलझाने के लिए बोला। उन्होंने बनाया कि आपने कमाई का पूरा जो हिसाब है वो कोर्ट को देना होगा जिसके बाद दोनों को साथ बैठकर शायद 22 अप्रैल को जो मेडिटेशन जो सेंटर है मेडिएशन सेंटर में हाजिर होने को बोला और करीब-करीब 6 मई में अगली सुनवाई की जाएगी और वहाँ पे दोनों का हिसाब-किताब लेकर इसके पैसे का बँटवारा का कुछ कर सकते हैं, ऐसा खबर है। इसके बाद आपको एक और चीज़ बता दूँ कि अक्षय कुमार का एक रिपोर्ट आ रहा है कि वो घायल हो गए, जो फ़िल्म है भूत बंगले की शूटिंग के दौरान। अब ये क्या होता है ना कि जो एक्टर होते हैं ना, कई बार स्टंट यूज़ करते हैं पब्लिसिटी करने के लिए। क्योंकि भूत बंगला का ट्रेलर आया लेकिन वो उसको रिव्यू लोगों ने किया, लेकिन वो उसको व्यू नहीं मिला, जो सोशल मीडिया पे और वही पुराना आपको लगेगा कि जो पहला वाला जो भूल भुलैया था वही है। तो इसलिए अब नया आया कि भाई अक्षय कुमार घायल हो गए और इन्होंने जो एक पोस्ट करके लिखा कि अक्षय सर इंजर्ड हिमसेल्फ ऑन द सेट ऑफ द भूत बंगला व्हाइल फिल्मिंग द एक्शन सीक्वेंस। लेकिन उसमें कहीं ऐसा आपको सीन आप देखोगे तो नीचे गद्दे रखे हुए हैं वो किक मारते हैं नीचे गिर जाता है तो कुछ भी नहीं होता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि मतलब न्यूज में रहने के लिए कुछ भी करते रहते हैं, इनका ऐसा है। अब ये धुरंधर के साथ एक और है कि संदीप रेड्डी वांगा ने अभी आप प्रभास के साथ देखा होगा कि वो मूवी देखने गए संदीप रेड्डी वांगा जो धुरंधर है और उसके बाद उन्होंने जो लिखा मतलब आप समझ सकते हैं कि एक तरह से बॉलीवुड को पूरा का पूरा एक्सपोज कर दिया। उन्होंने बताया कि मैं मोटा-मोटी बता देता हूँ आपको, इंग्लिश में उन्होंने किया कि जो धुरंधर 2 है, जिसको लोग प्रोपेगेंडा पिक्चर कह रहे हैं, वो 70 साल से ऐसे ही प्रोपेगेंडा पिक्चर बनाते रहे हैं और कभी भी उन्होंने सही नहीं दिखाया। जब सही आदमी कोई दिखा रहा है तो उसको प्रोपेगेंडा बोल रहे हैं। और उन्होंने ये बोला कि भाई आदित्य धर को टैग करके रणवीर सिंह को कि भाई ये काला दृष्टि जो ऐसे नहीं जाएगा, केवल मुट्ठी भर लाल मिर्ची से
काम नहीं चलेगा। पूरा का पूरा खेत को जलाना पड़ेगा तब जाके खत्म हो। इस पर आदित्य धर का जवाब भी आया। उन्होंने बोला कि आई हैव ऑलवेज लुक अप टू हाउ टू यू बैक योर सिनेमा विदाउट एनी डाउट और नॉइज। गिव माय लव टू द लेजेंड प्रभास सर। प्रभास देखने गए थे फिल्म को, कि जानते हैं उनका पिक्चर भी आ रहा है प्रभास की। और इस तरह से उन्होंने प्रभास के लिए भी बोला। अब आता है कि रशिका मंडाना जो हैं, उनके जन्मदिन पर उनके जो ससुर हैं, उन्होंने काफ़ी बड़ा, ये गॉसिप खबर बोल सकते हैं, कि उन्होंने एक बंगला गिफ्ट किया, जो जिसका नाम सेरेनिटी है। और 26 फरवरी को उदयपुर में, आपको पता है, इनकी शादी हुई थी। और अभी उनके बर्थडे पे उनके जो ससुर हैं, उन्होंने, ससुर नहीं, उनके पिताजी, सॉरी, मतलब रशिका मंडाना के जो पिताजी हैं, उन्होंने एक सेरेनिटी करके बंगला को गिफ्ट किया। इसके बाद देखेंगे रामायण के ट्रेलर के बाद काफ़ी ट्रोल कहे जा रहे थे, काफ़ी ट्रोल हो रहा था कि भाई रामायण पे उसका वीएफएक्स ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो अब जो है रामायण के ट्रेलर पे जो बोलेंगे कि मोती सागर जो है, जो कि जिन्होंने बनाया था 1987 में आए थे, रामानंद सागर जी की बेटे हैं वो। और जो जिनका रामायण आया था पहले, उन्होंने उन्होंने बोला इसके ऊपर कि रामायण का ट्रेलर मैंने देखा, रणबीर कपूर का फर्स्ट लुक बहुत पसंद आया। उन्होंने बोला कि 1987 के टीवी सीरियल रामायण और आने वाले फ़िल्म की तुलना की बात पर बोले कि ये बेकार ही इस तरह से तुलना कहा, क्योंकि रामायण की टीज़र के आधार पर फ़िल्म को जज करना बिल्कुल भी सही नहीं हुआ। इतना ही नहीं, मोती सागर ने रणबीर कपूर की तारीफ़ भी की। कहा कि मैं रामायण को कुछ अच्छा करने की उम्मीद कर रहा हूँ, क्योंकि रणवीर आज के सबसे बेहतरीन एक्टर में से एक हैं। ख़ासकर परफ़ॉर्मेंस और इमोशंस के मामले में क्लासिकल एक्टर हैं। उनमें बहुत गहराई है। उन्होंने ये भी कहा कि फ़िल्म और टीवी शो की तुलना सही नहीं है। लोग ये भूल जाते हैं कि हमारी रामायण 78 एपिसोड की थी और हर एपिसोड 30 से 40 मिनट का था। जबकि फ़िल्म सिर्फ़ 3-4 घंटे में पूरी होती है और ये 6 घंटे का है। तो ऑब्वियसली उस फ़िल्म, पूरी फ़िल्म को एक में लाना एक बहुत ही चैलेंजिंग जॉब होता है, और इस तरह से। अब एक और है कि सनी पाजी जो हैं, वो ज़बरदस्त इस समय, आप जाट के बारे में सुन लिया कि एक जाट को अनाउंसमेंट हो गया, की तरह से, कि जाट पिक्चर उनकी आ रही है, जाट 2। और उसके लिए ट्रोल भी हो रहे हैं, ये भी मैंने आपको बताया। लेकिन एक और खबर है बहुत जंग, मतलब सनी पाजी अब एक नए अवतार में नजर आएंगे। आज तक सनी पाजी को आप लोगों ने उस अवतार में देखा ही नहीं होगा जिस अवतार में सनी पाजी अब आने वाले हैं। आपने आजकल देख रहे हैं कि बहुत ही जो एक ब्लडशेड आपको फिल्म में देखता है, वो अब सनी पाजी भी करने वाले हों। मतलब इस फ़िल्म को मैं बताऊँगा क्यों? क्योंकि नागेश भट्ट जो एक्शन थ्रिलर जिन्होंने किल बनाई थी, किल का बहुत ही ज़्यादा लोगों ने एप्रिशिएट किया, लाइक किया। ट्रेन में काफ़ी, मतलब ज़बरदस्त उसका एक्शन सीक्वेंस था। तो अब 2-3 महीने पहले ही दोनों आदमी ने मिलकर ये डिसाइड किया था, नागेश भट्ट एक फ़िल्म बनाने जा रहे हैं, जो एक्शन थ्रिलर मूवी होगी सनी पाजी को लेकर। लेकिन अब इसमें नाम का भी अनाउंसमेंट हो गया कि सनी पाजी की जो मूवी है, जो नागेश भट्ट के साथ बनने जा रही है, उस फ़िल्म का नाम है लखन। और इसका स्क्रिप्टिंग, एक्शन डिज़ाइन, प्री प्रोडक्शन का काम बहुत तेज़ी से हो रहा है, और इसकी शूटिंग इसी साल अक्टूबर में शुरू हो जाएगी। ये आपको बेस्ट न्यूज़ बता रहा हूँ कि इसी साल अक्टूबर में इस फ़िल्म की शूटिंग हो जाएगी, पिंक विला का रिपोर्ट है। ये खबर है। और उसके बाद आप जानते हैं सनी पाजी की कई पिक्चर आ रही है, गबरू, लाहौर 1947 का मैं डेट भी बता चुका हूँ आप लोगों को, रामायण भी आ रही है, उसके बाद इक्का आ जाएगी। ये सब पिक्चर सनी देओल की फटाफट फटाफट, जो राहुल गांधी बोलते थे ना, खटाखट खटाखट खटाखट, वैसे आने वाली है फिल्में। इसके बाद सलमान खान की फ़िल्म जो है, अब कि बैटल ऑफ गलवान का नाम क्यों चेंज हुआ? 2 न्यूज़ है। एक तो बैटल ऑफ गलवान का नाम उन्होंने मातृभूमि कर दिया। अब खबरें आ रही है कि बैटल ऑफ गलवान का नाम इसलिए मातृभूमि उन्होंने रखा, क्योंकि सलमान खान को पसंद नहीं है किसी देश के साथ उनका एक, मतलब अनबन दिखाया जाए, लड़ाई दिखाया जाए, या नेगेटिव कैरेक्टर में दिखाया। चूँकि ये जानबूझ के किया है इन्होंने, क्योंकि पाकिस्तान के लिए हमेशा ऐसा करते रहे वो। तो अब अगर चाइना को गलत उसमें दिखाएँगे, तो पहले ही ग बैटल ऑफ गलवान नाम नहीं रखना चाहिए था। वो कह रहे हैं कि हमें मातृभूमि की रक्षा के लिए फ़िल्म बनाने जा रहे हैं, कि मातृभूमि के साथ कैसा इमोशन होता है, ना कि हम चाइना के साथ उसकी एक लड़ाई को दिखाने जा रहे हैं। तो फिर बैटल ऑफ गलवान का मतलब क्या है? तो इसलिए उसका नाम चेंज हो गया और मातृभूमि रख दिया उन्होंने। तो पहले ही शुरू में रखना चाहिए। ये सब स्ट्रैटेजी होता है कि भाई अब आज लोग बर्दाश्त नहीं करते ना, आपको पहले वाले भी कुरेद कर बाहर निकालेंगे। जैसे
शाहरुख खान ने, अभी आपने देखा होगा कि न्यूज़, कि शाहरुख खान ने जब राका का, जो अल्लू अर्जुन की पिक्चर है ये 22 और ये एटली की पिक्चर 6 आ रही थी, तो उसका नाम अब हो गया राका। तो राका का उन्होंने पोस्टर और नाम जो एक रिलीज़ किया, वो उनका आया टीज़र, तो उसके बाद से शाहरुख खान ने उसको उसके ऊपर पोस्ट किया। तो लोगों ने ट्रोल करने लगे कि तुमको राका के बारे में तो बोलने के लिए है, लेकिन तुम्हारे पास धुरंधर 1 और धुरंधर 2 इतना बॉक्स ऑफिस पे कमाल कर रही है, उसके पास एक लाइन बोलने के लिए ट्वीट नहीं है आपके पास। जाट के लिए भी लिख देते हो, सबके लिए लिख देते हो, आजकल सनी पाजी के साथ थोड़ा-सा अच्छा हो गया, तो क्यों नहीं? तो ये एक्टर लोग का अपना तरीका होता है, वो उसे करते हैं। अब होता है कि मेन बात है कि सलमान खान मातृभूमि के बाद क्या? तो सलमान खान की मूवी आ रही है जो वामसी पैडिपली हैं, उनके साथ वो फ़िल्म डायरेक्ट करेंगे और जो दिल राजू हैं, उनके प्रोडक्शन हाउसेज़ में फ़िल्म बन रही है। जो नेशनल अवार्ड विनर है वैम्सी पैडली, उनकी पिक्चर में काम करेंगे। अब इनके लुक्स को लेकर है कि जो एक तो क्लीन शेव है, चश्मा भी वो उन्होंने स्पेक्स पहना हुआ है, उसको लग रहा है ऐसा, मतलब क्लीन शेव है, पहले वाले फ़िल्म में दाढ़ी-वूढ़ी रखते थे। अभी एक नया कि कुंडा और मूंछ और दाढ़ी रखा है, तो वैसे लुक्स होना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी बताया जा रहा है कि इसमें सलमान खान का कई लुक्स हैं, कई हैं। क्योंकि जो वामसी पेडले हैं, उन्होंने इसके पहले जो भी पिक्चर बनाया होगा, महेशी देखा होगा, महेशी में स्टूडेंट के रोल में कैसे महेश बाबू लगते हैं, बिज़नेसमैन में कैसे लगते हैं, या जो वारिसू पिक्चर आई थी विजय की, उसमें विजय के कितने लुक्स हैं थलापति विजय के, वो भी आपने देखा होगा। तो इसलिए लोग आइडिया लगा रहे हैं कि फ़िल्म जो है इस तरह से करेगी। मतलब उसका उनके लुक अलग भी हो सकता है, काफ़ी लुक हो सकते हैं। और राम गोपाल वर्मा हमेशा आजकल न्यूज़ देखिए, जो दिखता है वो बिकता है, या न्यूज़ में रहता है वो कुछ ना कुछ कर ही देता है। तो अब राम गोपाल वर्मा को लेकर एक न्यूज़ आ रही है। अब वो फिर एक विवादों में, पहले वो धुरंधर को लेकर बड़ी-बड़ी बातें बोले थे, अब उन्होंने एक नया बयान दिया है जिसके लिए वो उनको ट्रोल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मशहूर क्राइम ड्रामा फ़िल्में सत्या और कंपनी असल ज़िंदगी के अंडरवर्ल्ड से काफ़ी प्रेरित थी। दाऊद जैसे किरदारों के बिना ये फ़िल्में शायद उनके करियर भी अस्तित्व में नहीं होता। उन्होंने लिखा कि मैं अपनी आत्मकथा गन्स एंड थाइज़ दाऊद इब्राहिम की समर्पित की थी, लेकिन प्रकाशकों ने उसका नाम बदल दिया। अगर दाऊद इब्राहिम नहीं होते तो मैं सत्या और कंपनी जैसे ऐतिहासिक फ़िल्मों को नहीं बना पाता। अब इस पे ट्रोल हो रहे हो। तो कुछ लोगों ने लिखा कि दाऊद खुद अपने उनकी फ़िल्में देखता था, उन्होंने खुद लिखा कि उनके देखना था। मैं इकलौता ऐसा व्यक्ति हूँ जिसको उन्होंने कभी भी फ़ोन नहीं किया। तो अब नया तरीके से वो ट्रोल हो रहे हैं कि भाई ये मतलब अंडरवर्ल्ड को किस तरह से लोग प्रेज़ करते थे, अंडरवर्ल्ड को आज भी प्रेज़ कर रहे हैं लोग। ना उन्होंने पहले 1998 में सत्या बनाई थी, 2002 में कंपनी बनाई थी और इस तरह से। तो कहने का मतलब है कि ऐसे लोग पहले से ही रहे हैं, जो फ़िल्मों को कहीं न त कर तरीके से अपने तरीके से लोग बोलते रहे हैं कि किस तरीके से जो जो ऐसे अंडरवर्ल्ड है उसको महिमामंडन करना है, और यही चलता था 2014 के पहले। अब रामायण के वीएफएक्स के साथ एक और बात की इस पे, जो वीएफएक्स पे एक ट्रोलिंग चल रहा था, वो नीतीश तिवारी ने इस पे जवाब दिया कि 300 से अधिक रामायण मौजूद है, मगर वो वाल्मीकि रामायण को फॉलो कर रहे हैं। और उन्होंने बताया कि एक क्रिएटर के तौर पर आपकी इच्छा आपको अच्छी तरह पता होता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसलिए गलती की गुंजाइश कम होती है। हमने भी उसी का ध्यान रखा, जहाँ हमें किसी तरह का क्रिएटिव बदलाव नहीं करना था, वहाँ हमने वैसा कुछ नहीं किया। लेकिन जहाँ थोड़ी रचनात्मक आज़ादी लेकर कुछ नया किया जा सकता है, वहाँ हमने पूरी ईमानदारी से की है। मैं खुद रामायण का बड़ा भक्त हूँ, अगर मैं खुद की भावना आहत नहीं कर रहा, अगर मुझे अपने काम से खुशी मिल रही है, तो मुझे भरोसा है कि दर्शकों को भी पसंद आएगी। रामायण में अयोध्या और लंका को भी बिल्कुल नए ढंग से दिखाया जाएगा, मगर इस कहानी को बढ़ाने का काम इमोशन से ही करेगा। देखिए, देखना ज़रूरी है कि रामायण असल में मूल्यों, सिद्धांतों, रिश्तों और लोगों की कहानी है। इस इसकी सबसे बड़ी ताकत हमने उसी को केंद्र में रखा है। विजुअल इफ़ेक्ट्स, बड़ा प्रोजेक्शन सिर्फ़ इसे और सुंदर और प्रोजेक्टेबल और एंगेजिंग बनाने के लिए होता है, जो नए तरीके से देख सकें। तो इस तरह से आप उन्होंने ये भी बोला कि रामायण में यश के किरदार को रामायण से केवल इसलिए कि नहीं विलेन के रूप में रावण को नहीं दिखाया जाएगा, बल्कि उसको वॉरियर, स्कॉलर, म्यूजिशियन के रूप में भी दिखाया जाएगा, ताकि लोग समझ सकें कि चाहे कितना भी आप में टैलेंट के हों, आपका अहंकार आपको हमेशा ले डूबेगा, और यही वजह है कि उसको दूसरे तरीके से कहे हैं। एक और चीज़ है कि रोहित शेट्टी का गोलमाल 5 है, उसको लेकर एक नियम बदला गया है। अब ये नियम क्या है, क्योंकि आपने देखा होगा जो भी गोलमाल का सीरीज़ आया है, उसमें कोई न कोई जो अजय देवगन के अपोजिट में हीरोइन रहते हैं, राइमा सेन थी मेरे ख्याल से, कि रिंकी सिंह। उसके बाद थी
परिणीति चोपड़ा भी रही हैं, उसके बाद आपने 2 में देखा होगा करीना कपूर रही भी हैं। लेकिन जो 5वां गोल नंबर 5 है उसमें कोई नहीं हैगा। उसमें देखा जाए तो कैमियो है दीपिका का जैसे बताया जा रहा है, लेकिन इसमें कहीं भी कोई भी उनके अपोजिट कोई एक्ट्रेस नहीं है। और देखा जाए तो टॉम एंड जेरी अक्षय कुमार की एंट्री हो गई है इसमें, पहले वाले सीरीज में थे सरमन जोशी उनकी भी एंट्री हो गई है। तो अजय में और अक्षय में एक टॉम एंड जेरी का सीक्वेंस इस फ़िल्म में चलता है और वो उसको उससे अब भटकाना नहीं चाहते, इसलिए कहानी में उन्होंने किसी भी एक्ट्रेस को नहीं डाला, उनके अजय देवगन के अपोजिट। अगला है कि आप जानते हैं कि शाहरुख खान और प्रभास, दोनों की पिक्चरें 2023 में एकदम क्लैश हो गया। 2 पिक्चर जो सालार आई थी और डंकी आई थी। फिर एक बार ऐसा लग रहा है कि दोनों का इसी दिसंबर में फ़िल्मों का टक्कर होने जा रहा है। किंग का पहले से ही कहा कि 24 दिसंबर को रिलीज़ होगी, लेकिन फौजी के डेट्स बदलते रहे, कभी अगस्त आया, फिर अक्टूबर आया, लेकिन अब आ रहा है कि बीएफएक्स में काम में काफ़ी बाकी है। और ये वजह है कि रामायण में इतना ट्रोलिंग हुआ ना बीएफएक्स को लेकर, तो लग रहा है कि इन लोग भी घबरा गए हैं। तो इन लोगों ने भी बोला कि नहीं भाई, अब बीएफएक्स पे मतलब अभी काम पूरा नहीं हुआ, तो इसलिए इसको और टाला जा सकता है और दिसंबर में रिलीज़ होगी। तो फिर एक बार आपको प्रभास और जो शाहरुख खान का क्लैश देखने को मिलेगा। पिछले वाले में सलार ने 406 करोड़ कमाया था और डंकी ने 227 करोड़। तो देखना होगा, तो वहाँ पे प्रभास जो है बाजी मार गए थे। तो देखना होगा कि अब जो है क्या होने वाला है इसमें जब पिक्चर आएगी तो। आपको ये वीडियो कैसा लगा? ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, आज के अंक में इतना ही।